करेंगे। राहुल गांधी जी ने जनगणना की बात को तो राहुल गांधी जी खुद क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए हमने कहा था कि हम जनगणना करा करके ही दम लेंगे, जातिगत जनगणना करा के ही दम लेंगे। तो आज तो कांग्रेस इसको पूरे वार लेवल पे इसको एनकेश कर रही है। उनका सोशल मीडिया और जो भी उनका पास प्रचार प्रसार के साधन हैं वो इस चीज़ का पूरा श्रेय ले रहे हैं कि जो जातिगत गणना सरकार ने की है वो कांग्रेस के दबाव में की है। वो इस बात पिछले दिनों ये घटना हुई जिसमें भारत के नागरिक मारे गए, पहलगांव में जो घटना हुई उसमें नागरिक मारे गए, उसको लेकर के सरकार के कार्यशैली के सामने सवाल खड़ा हुआ। सरकार की आलोचना पूरे देश में शुरू हो गई और उसके बाद में फिर एक बार ऐसा लगा कि जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध भी होने वाला है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसने ये कहा कि अब सुखोई निकल चुके हैं, हमला होने वाला है इस्लामाबाद पर, इस टाइप की चीज़ें भी हुई अचानक ही सरकार ने। लेकिन मेरा ऐसा मानना है एक सोशल वर्कर होने के नाते और एक राजनीति में होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि ये बिहार चुनाव को ध्यान में रख करके सरकार की शायद मजबूरी रही है कि बिहार में जो स्थिति है इस समय उस स्थिति को कैसे सुधारा जाए, कैसे, क्योंकि ऐसी चीज़ें सरकार ने चुनाव से पहले, अगर हम 10 साल के इनके इतिहास को देखते हैं तो 10 साल में इनके निर्णय बिल्कुल सुनियोजित तरीके से करते हैं, बिल्कुल प्लान्ड तरीके से करते हैं, कोई भी बात बिना सोचे समझे करते नहीं हैं। नोटबंदी का इशू रहा हो, जो भी इशू इनके रहे। पर बिहार में तो जाति जनगणना हो गई ना सब, तो वहाँ क्या फायदा हुआ? वहाँ तो आंकड़े आ ही गए मोटे मोटे। नहीं, वो एक होता है आधिकारिक, एक होता है। अब जो चीज़ है पूरे देश को इन्होंने जो दिया है मैसेज, पूरे देश को इन्होंने मैसेज दिया है और आधिकारिक रूप से बिहार को एक मैसेज दिया है कि हम लोग, क्योंकि बिहार कास्ट का, उत्तर प्रदेश से बिहार, ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ एक कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और पूरा का पूरा चुनाव हालांकि पूरे देश में जाति पर टिका हुआ है, बट उसका अगर हम देखें परसेंटेज बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है और बिहार में और भी ज़्यादा है। तो शायद मेरा ऐसा मानना है कि बिहार के चुनाव को ध्यान में रख करके सरकार ने फैसला लिया है जिससे कि एक मैसेज वो क्रिएट करें कि नहीं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके बयान अनुराग ठाकुर साहब ने दिए, जिस तरीके के गडकरी साहब ने बयान दिए कि जो भी जाति की बात करेगा मैं उसमें जूते मारूंगा, और ऐसा है कि वो लोग बात करते हैं जात की जिनका अपनी जात का कोई पता नहीं है, तो ऐसे से बोल भी बीजेपी के नेताओं ने, जो कि असंवैधानिक भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है निश्चित रूप से ये तो अगर इसको देखा जाए तो यू टर्न है सरकार का। मैं इसे यू टर्न मानता हूँ कि सरकार ने यू टर्न लिया है। क्या इस पे आरएसएस की सहमति रही होगी या आरएसएस के खिलाफ जाकर ये प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है? देखिए, ये तो बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो रस्साकसी है उसको हम समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते ही रहते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि इस मुद्दे पर आरएसएस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी, उनकी जगह कई बार नाम आते हैं कि आरएसएस चाहती है अध्यक्ष बने, आरएसएस चाहती है कि योगी आदित्यनाथ आगे आएँ, आरएसएस ये चाहती है, बीजेपी ये चाहती है, बीजेपी का मतलब है अमित शाह और मोदी जी ये चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कभी कंट्रोवर्सी की बातें तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा आप देखते ही हैं, लेकिन इस विषय पर आरएसएस की सहमति होगी। मेरा ऐसा मानना है कि शायद इसमें आरएसएस की सहमति, मुझे नहीं लगता कि इसमें आरएसएस ने अपनी सहमति दी होगी, मेरा ऐसा मानना है। तो क्या पार्टी टूट जाएगी बीजेपी, बगावत होगी आरएसएस और बीजेपी? देखिए, कुल मिलाकर ये देखिए, उन नेताओं की स्थिति देखिएगा, उन नेताओं की स्थिति देखिएगा जिन नेताओं ने उच्च नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जो भी डायरेक्शन थी उन पर जातिगत जनगणना का पूरा विरोध किया, खुला विरोध किया। और इवन जाति जनगणना की मांग करने वाले राहुल गांधी जी के साथ में यहाँ तक बोल दिया कि आपको इनको अपनी जाति तक का पता नहीं है, वो भी संसद में, वो संसद के अंदर। तो उन लोगों का मैं तो ये चिंता कर रहा हूँ कि सरकार के इस निर्णय से खुद बीजेपी के नेताओं का उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, जिन लोगों ने पूरे देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इवन संसद में ऐसे बयान दिए हैं। और इवन मैं तो गडकरी साहब की तरफ चिंतित हूँ, गडकरी साहब ने कि जो जाति की गणना की मांग करेगा मैं उसमें जूते तक का, अब तो सब सवाल अभी है कि सब तो सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, सरकार मिनिस्टर है वो। तो मुझे तो लगता है उनकी खुद की पोजीशन इतनी एम्ब्रेसिव हो गई है कि वो क्या भारत के लोगों को क्या जवाब देंगे। मेरे दृष्टिकोण में तो बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर अंतर्द्वंद्व निश्चित रूप से होगा जो आप बात कह रहे हैं। पर सर, आप जैसे तमाम लोग तो हमेशा मांग करते रहे कि जाति जनगणना होनी चाहिए देश में,
तो क्या आप लोगों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए? निश्चित रूप से हमारे लिए तो ये मानकर चलिएगा कि ये स्वर्णिम क्षण है हमारे समाज के लिए। हमारे समाज के साथ जो अत्याचार अन्याय सुनियोजित तरीके से इस देश की कि मैं अभी उसमें एक ONGC कार्यक्रम बोल रहा था, मैं देना अगर मजबूरी है SC/STs को दिया जाएगा और ना देने का कोई रास्ता निकल सकता तो निकाल लिया जाएगा। और ये जो जनगणना है ये तो हमारी डिमांड थी, बड़े लंबे समय से डिमांड थी, समझे बात आप। और ये जनगणना निश्चित रूप से हमारे समाज के हक में इसलिए जाएगी क्योंकि जो हम लोगों को जो आरक्षण की सुविधा या अन्य सुविधाएं जो मिली हैं वो हमारे जो जनगणना उस समय हुई थी उसको आधार बना करके, और आज हमारी जनसंख्या जो बढ़ी है तो हम तो आज बार बार हमने जो आंदोलन किए रामला मैदान में, जंतर मंतर पर, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर 97, 98, 99, 2000 की जो रैलियाँ निकाली गई उसमें एक एजेंडा ये भी था कि हमारा जो आरक्षण है हमारी वर्तमान जो आबादी है उसके अनुपात में बढ़ाया जाए। तो जनगणना होने के बाद हमारी परसेंटेज निकल के आएगी। तो हमारा भी सरकार पर ये अब क्लेम बनता है कि साहब हमारे आरक्षण को जो भी आरक्षण जो भी जहाँ जहाँ भी छोटा मोटा बच रहा है एटलीस्ट हमारी जो परसेंटेज है देश के अंदर उसके आधार पर हमें देश के संसाधनों में हिस्सा मिले, देश के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं उनमें हमारा उसी अनुपात में अधिकार सुरक्षित हो। तो निश्चित रूप से गरीब तबके के लिए, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जनगणना निश्चित रूप से एक वरदान साबित होगा। नहीं, जब आंकड़े सामने आएंगे तो आपको नहीं लगता आरक्षण का भी जो कैप है 50% का वो भी बढ़ाना पड़ेगा? निश्चित रूप से ऑलरेडी राहुल गांधी इस बात पर, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी साहब इस बात को कह चुके हैं, आधिकारिक रूप से कह चुके हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 50% की सीलिंग को हम तोड़ेंगे और उससे आगे आरक्षण को लेकर जाएंगे। राहुल गांधी जी ने जनगणना की बात को तो राहुल गांधी जी खुद क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए हमने कहा था कि हम जनगणना करा करके ही दम लेंगे, जातिगत जनगणना करा के ही दम लेंगे। तो आज तो कांग्रेस इसको पूरे वार लेवल पे इसको एनकेश कर रही है। उनका सोशल मीडिया और जो भी उनका पास प्रचार प्रसार के साधन हैं वो इस चीज़ का पूरा श्रेय ले रहे हैं कि जो जातिगत गणना सरकार ने की है वो कांग्रेस के दबाव में की है, वो इस बात का क्लेम कर रहे हैं। ये भी तो अब समाज में, देश में ये भी एक बात उठने लगी है कि इससे विभाजन बढ़ेगा समाज में। जब जातियों की गिनती होगी, जिस जाति ज़्यादा होगी उसका दबदबा होगा, समाज में विभाजन होगा, बटेगा समाज, टूटेगा समाज। देखिए ऐसा है, कौन कहता है विभाजन नहीं है। मैं सरकार की नौकरी में आता हूँ, सबसे पहला मेरी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग से पहले मेरी जात मेरे विभाग में आ जाती है। कोई IAS सेलेक्ट होता है उसकी जात उससे पहले पहुंच जाती है। पूरे देश के अंदर गांव में हर आदमी को पता है कौन किस जाति से है। शहर में किसी को नहीं पता कौन किस जाति से है, शहर का जो शहरीकरण है उसमें। लेकिन अगर हम सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की बात करते हैं हर आदमी को पता है कि ये आदमी कौन है, और स्पेशली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में तो हर आदमी को पता होता है कि कौन है क्या है। तो इसमें जो आप बात करें तो ऑलरेडी पूरा देश का ताना बाना ही जातिगत आधार पर बुना गया है। चाहे देश का सामाजिक ताना बाना है, चाहे देश का राजनीतिक ताना बाना है, सारा ताना बाना जाति के आधार पर पहले से ही यहाँ पर इन लोगों ने बुन रखा है। और इसमें सिर्फ ये है कि जो आप बात कह रहे हैं कि सबको पता है कौन किस जाति से है, लेकिन इसके आंकड़े छिपाए गए, मतलब लंबे समय से उनको दबाने की कोशिश की गई है। और ये आंकड़े जब बाहर निकल कर आएंगे तो पता लगेगा इस देश के विकास में अनुसूचित जाति जनजाति OBC जो गरीब समाज के लोग हैं उनकी कितनी भारी जनसंख्या है और उनके साथ में उनके हकों के साथ किस तरीके से कुठाराघात किया जा रहा है। नहीं सर, आप लोग हिस्सेदारी की आंकड़े आएंगे उस हिसाब से जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी उसकी होगी। जो लोग हजारों सालों से संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हैं वो क्या आसानी से आप लोगों को दे देंगे? देखिए मेरा परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है, समझिए बात आप। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि रूस के अंदर जो क्रांति हुई थी, जब रूस में क्रांति हुई थी तो जब रूस के जार का जो महल था उसका जब घेराव किया गरीब लोगों ने, तो अधिकारियों ने से उन्होंने पूछा कि ये कौन है, ये कौन लोग हैं। उन्होंने पूछा ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा भूखे नंगे लोग हैं, इन्हें क्या चाहिए, इन्हें रोटी चाहिए, कि इन्हें ब्रेड दे दो, कि सर इतनी ब्रेड नहीं है। और उसके बाद में क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन हुआ, कत्लेआम हुआ, रूस जार की जो जार व्यवस्था थी रूस की वो समाप्त हुई। और वहाँ पर एक किस्म से देश की जो शासन व्यवस्था थी पूरी तरीके से लोगों ने बदल दी। भारत के अंदर जिस तरीके से इस समय जो हालत चल रही है, जैसे हम अडानी अंबानी का बार बार नाम लेते हैं, अगर किसी भी प्रोजेक्ट को मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट हो, गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, अगर उसका एनाटॉमी आप नेट पर डाल कर देखोगे पता लगा वो अडानी साहब बना रहे। 100% देश का जो भी काम चल रहा है पूरे देश का, उसमें तो अंबानी के पास होगा या अडानी के पास होगा। देखें आप नेट पर डालकर देखिएगा, चेक करिएगा। मुझे भी अब गंगा एक्सप्रेस वे मेरे गांव से गुजर रहा है, मुझे एक जिज्ञासा हुई कि यार एक बना कौन रहा है,
तो पता लगा उसे तो अडानी साहब बना रहे हैं गंगा एक्सप्रेस वे। तो मेरा कहने का देश के सभी संसाधनों में कह सकता हूँ 90%, 99% नहीं, मैं तो कह सकता हूँ 100% अडानी अंबानी जैसे लोगों का देश के संसाधनों में कब्जा हो चुका है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें मतलब मैं तो बदलाव की उम्मीद इसलिए करता हूँ कि अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए और जो अमेरिका का जो डाइवर्सिटी प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी है उसके तहत सब लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए। लेकिन सर यही बात कही जा रही है ना कि जैसे आपने कहा कि सबको मिलना चाहिए, तो इससे बगावत भी तो हो सकती है ना देश में। देखिए सर, देखिए देश का एक बहुत बड़ा तबका इसे मुस्लिम कहते हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। उनको मैं कह सकता हूं कि आज की डेट के अंदर अगर किसी मुस्लिम समाज के किसी गरीब और अमीर का इंटरव्यू आप लेके देखें तो उसके अंदर एक आज बेचैनी है, बड़ी परेशानी है। वो भारत में रहते हुए भी अपने आप को दोयम दर्जे का नागरिक महसूस कर रहा है। इस दर्द को हम और आप यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लोग महसूस करते थे खाली, लेकिन अब तो ऐसा है मुस्लिम समाज भी उसको हम देखते हैं कि उसके भी दर्द जो है बहुत ज़्यादा है। आज हमने असद मदनी जी का स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा हम सरकार के साथ हैं, समझे बात आप। तो उनको मजबूरी में ऐसे बयान देने पड़ते हैं, जबकि सरकार तो साफ तौर बोलती है कि हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। सरकार का कैबिनेट में एक मुस्लिम सांसद नहीं, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं, आप जो बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश का उसमें एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो इस समय का माहौल चल रहा है वो निश्चित रूप से जो अभी आपने इशारा किया है उस दिशा में दिन पे दिन भारत बढ़ता जा रहा है। भारत दो हिस्सों में बढ़ चुका है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, एक है सरकार के समर्थक मोदी समर्थक, एक है सरकार के विरोधी यानी मोदी के विरोध में। तो देश में दो जो विचारधाराएं पूरी तरीके से पनप चुकी हैं और ये विचारधाराएं नहीं पनपनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक सेक्टर के यानी चंद लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन आज हालत ये है कि कुछ लोग मोदी जी के लिए अगर वो 1000 रुपये पेट्रोल कर दें तो अभी खरीदने के लिए तैयार हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो किसी की मतलब मोदी को बिल्कुल देखना नहीं चाहते। तो इस समय की जो राजनीति का जो सेटअप तैयार हुआ है वो देश के हित में नहीं है। एक वर्ग है जो मोदी जी का अंधभक्त है, एक है जो उनका घोर विरोधी है, और दोनों विचारधाराएं अपने आप में पैरेलल चल रही हैं। इसमें कौन सी विचारधारा किस समय प्रबल होगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये ऐसी स्थिति जो है राष्ट्र के लिए ओवरऑल बहुत दुखदायी है। नहीं सर, इस पे ऐलान ही हुआ है, एक जुमला बन के रह जाएगा, ये काम भी होगा जाति जनगणना पर, क्योंकि कई ऐसे ऐलान सरकार के फैसले ने जिन पे काम नहीं हुआ। देखिए अब 2025 में बात कर रहे हैं, 4 साल नए चुनाव के लिए निश्चित रूप से ये भारत निश्चित रूप से देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान इस देश के लिए वरदान बनकर आया। 4 साल बाद चुनाव होगा जी, इस बार 400 से 240 पे आए जी। अगर 2029 के अंदर जो वायदे किए गए हैं, भाई 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, तो एक आदमी कह रहा 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। 80 करोड़ लोग सरकार की भीख पर खाना जो नाच दिया जा रहा है उस पर निर्भर हैं। देश का विकास कहाँ हुआ, रुपया कहाँ गिर गया। आज इतिहास में देखा जाए, मोदी जी के मैंने बयान खुद सुने हैं, चीफ मिनिस्टर, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का वो पूरा देश जो है, समझे नहीं बात आप, वो खुद ही बोलते थे। आज तो रुपया जो गिरा है भारत का वो मेरे को लगता है इतनी बुरी स्थिति में है। तो आज देश में 50 लाख करोड़ रुपया का कर्ज, जब पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, आज साहब आप लोग कह रहे हैं कि आज मतलब 50 लाख की जगह 200 लाख करोड़ रुपया कर्ज बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के है देश तो चारों तरफ से देखिए, मैं एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कह सकता हूँ कि देश तो ओवरऑल देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है। LIC जैसी इंस्टीट्यूशन का भी शेयर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, अभी दोबारा कर से फिर बेचने की तैयारी हो रही है। भारत के बैंकों को बंद करके नहीं कि 4-5-6 बैंकों तक सीमित कर दिया गया। इससे पूरा नुकसान इस देश के गरीब तबके, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उठाना पड़ा, क्योंकि जब सरकारी क्षेत्र खत्म हो गया तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि बाबा साहब को आप मानते हैं, उनके पंचतीर्थ आप डेवलप करते हैं, उसके साथ साथ क्या बाबा साहब के दिए आरक्षण के लिए क्या आपने निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की। कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, उन्होंने जो है मीरा कुमार जी ने उद्योगपतियों को बुला के शुरुआत की, मुकुल वासनिक साहब ने उसमें और आगे बढ़े, लेकिन वो भी लागू नहीं कर पाए निजी क्षेत्र में आरक्षण, और इन्होंने तो इस दिशा में कोई कोशिश ही नहीं की। तो इस देश के गरीब तबका, अनुसूचित जाति जनजाति समाज, सरकारी क्षेत्र खत्म हो गया, नौकरियां खत्म हो गई, जो नौकरी में थे वो रिटायर हो गए। आज 40 लाख में 36 लाख लोग नौकरी से बाहर हो गए। आपने निजी क्षेत्र पूरा खोल दिया और निजी क्षेत्र में आपने आरक्षण की व्यवस्था नहीं की, और भारत के एक सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति, उसके विकास की बात के बिना भारत राष्ट्र के विकास की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारत देश के साथ पूरी तरह बेईमानी की बात है। और 2025 जब 29 का चुनाव आएगा,
जो भी आपने कहा कि अगर ये जनगणना लागू नहीं करेंगे, महिलाओं का आरक्षण भी इन्होंने वादा कर रखा है, अगर उसे लागू नहीं करेंगे निश्चित रूप से अब तो इन्होंने एक और पास कर दिया है, एक नेशन एक चुनाव का कर दिया, उसको लागू नहीं करेंगे। जो वायदे इन्होंने कर रखे हैं वो तो देश से वायदे हैं इनके, उन्हें पूरा करना चाहिए। नहीं करेंगे तो देश की जनता है, डेमोक्रेटिक कंट्री, देश की जवाब 29 में जवाब देगी, पहले 27 में जवाब देगी विधानसभा में, फिर 29 में लोकसभा में जवाब देगी। आखिरी सवाल ये जो आपने कहा निजीकरण की बात, तो क्या जातीय जनगणना के बाद मेन मुद्दा यही होगा कि निजीकरण जो हो रहा है उसमें भी आरक्षण होना चाहिए? निश्चित रूप से देश के गरीब तबके, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए देश में पैदा होने वाले हर रोजगार में अमेरिका के डाइवर्सिटी प्रिंसिपल के तहत हर रोजगार में, हर कार्य में जो भी काम धंधा होता है, इवन ठेकेदारी हो, चाहे कोई भी काम सरकार की तरफ से हो, उसमें SC ST के लोगों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी की मांग हम पिछले 30 साल 35 साल से करते आ रहे हैं और ये डिमांड हमारी आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। मैं अभी 25, 26 और 27 3 दिन के लिए टोरंटो में इसी विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय जो है समझे कन्वेंशन हो रही है, उसमें मुझे भी भाग लेने का मौका मिल रहा है। ये सब बातें वहाँ पर टोरंटो में डिस्कस होंगी, वहाँ प्रस्ताव पास किए जाएंगे, एक कॉपी भारत के प्रधानमंत्री जी को भी दी जाएगी और ये मीडिया में भी जारी की जाएगी। तो ये हमारे समाज का ये सबसे देखिए एक बाबा साहब अम्बेडकर से जो आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ, एक गरीब घर से निकल कर हम लोग यहाँ तक आए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि गाँव का जो गरीब आदमी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, इज्जत मान वो जानता ही नहीं है, उसके घर पर रोटी कैसे जाए, उसे मान सम्मान कैसे मिले, हर उस अम्बेडकरवादी की जिम्मेदारी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के लगाए हुए वृक्ष से फल खा चुका है और वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुका है। उसको अपने परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जिस गांव से निकल कर आया है उस गांव के गरीब आदमी की जिम्मेदारी ऐसे सभी लोगों के कंधों पर आती है। मैं भी एक हूँ और मैं एक बाबा साहब मिशन का एक सिपाही होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते आप लोगों के सामने पिछले 35-40 साल से इस मिशन में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हूँ।